Hello students, so today we will discuss questions of ellipse topic from 2020 year, right? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज 6, ठीक है। तो फोकाई के बीच की डिस्टेंस दी है आपको 6 एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 12, देन लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। फोकाई के बीच की डिस्टेंस 6 दी है, ठीक है। तो फोकाई के बीच की डिस्टेंस होती क्या है, 2AE। तो 2AE की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 12। डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस होती है 2A/E। ये आपको दे रखा है 12, क्लियर है। तो यहाँ से ये 2 से 6 कैंसिल, तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। और ये 2 से 12 कैंसिल, तो यहाँ से आपका A इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6E, क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हो कि E की वैल्यू रख सकते हो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी आपकी A/6, सही है। E की वैल्यू आ गई A/6। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, इसमें E की जगह रख दो A/6, तो हो जाएगा A इंटू A/6 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू 3 18, ठीक है। ये A स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको पता है सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर, क्लियर है। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर आपने अभी जस्ट निकाला है 18 माइनस AE की वैल्यू 3 है। अगर AE की वैल्यू 3 है तो A स्क्वायर E स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से B स्क्वायर कितना आ गया, B स्क्वायर आ गया आपका 9, क्लियर है। आपसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, ठीक है। लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2B स्क्वायर अपॉन A। 2B स्क्वायर अपॉन A होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। वैल्यू रख दो यहाँ पे, B स्क्वायर की वैल्यू 9 है, A स्क्वायर आपका 18 था, तो फिर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी √18। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, √18। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 9 और √18 को आप लिख सकते हो 3√2, क्लियर है। तो देख लो कुछ कैंसिल होगा, जो भी कैंसिल होगा उसके बाद ये बचेगा आपका 3√2। ये आपकी लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी, क्लियर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if 3x plus 4y is equal to 12√2 is a tangent to this ellipse for some values of a which belongs to r, then the distance between the foci। तो देखो सबसे पहले तो इन्होंने एक टेंजेंट दी है एलिप्स के ऊपर, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो 3x प्लस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 12√2। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, क्लियर है। और एलिप्स की जो इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है आपको x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, और फोकाई के बीच की डिस्टेंस होती है 2AE। तो हमें A पता होना चाहिए और एसेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखूं तो ये इस तरीके से आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 4 से इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा 4 इंटू 3, 3√2। ये आ जाएगी mx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन टेंजेंट की। अच्छा, अगर कोई लाइन किसी एलिप्स के लिए टेंजेंट है तो टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है, टेंजेंसी कंडीशन होती है आपकी, टेंजेंसी कंडीशन फॉर एलिप्स, टेंजेंसी कंडीशन होती है आपकी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो C क्या होता है, वो जो लाइन दी है उसको हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख रखा है। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, 3√2। तो 3√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा होता है तो वो ए स्क्वायर है, एम स्क्वायर, तो एम क्या होता है, वो टेंजेंट का स्लोप डेट इज -3/4, तो -3/4 का होल स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर के नीचे लिखा है यानी कि 9, क्लियर है। इसको सॉल्व करके ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। अब इसेंट्रिसिटी निकाल लो, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1 माइनस बी स्क्वायर है 9 और ए स्क्वायर आपका 16, तो आपका आ जाएगा 7/16, ठीक है। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी आ जाएगी आपकी √7/4, ठीक है। तो ए आ गया, ई आ गया। तो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2AE, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई,
डिस्टेंस बिटवीन फोकाई वो होता है आपका 2a, ठीक है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो 2 इंटू 4 और e की वैल्यू है √7/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 2√7, ठीक है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट द लाइन y इज इक्वल टू mx एंड द ellipse intersect at a point p in the first quadrant. If the normal to this ellipse at p meets the coordinate axis at this and this, then find the value of beta. तो देखो एलिप्स की इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। सबसे पहले एलिप्स की इक्वेशन लिख लो। एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x² अपॉन 1/2 प्लस y² अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है। यहाँ पे देखो a² की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a² की वैल्यू है 1/2, ठीक है। और b² की वैल्यू कितनी है, b² की वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि इस इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट लो P जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस पॉइंट P के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट अ पॉइंट P बी x1, y1, ठीक है। हमने इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट मान लिया x1, y1। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन होती क्या है किसी भी जनरल पॉइंट पे, तो सपोज यहाँ पे मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। सपोज एलिप्स की इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ नॉर्मल एट पॉइंट P x1, y1, ठीक है। किसी भी जनरल पॉइंट x1, y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन होती है a² इंटू x अपॉन x1 माइनस b² इंटू y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे आप एलिप्स की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो पॉइंट हमने वही लिया x1, y1, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो। तो देखो a² की वैल्यू 1/2 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू x अपॉन x1, क्लियर है। उसके बाद माइनस b² की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू y अपॉन y1, तो y1 है इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो a² है 1/2, तो 1/2, ठीक है, माइनस b² कितना है 1। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगा x अपॉन 2x1, ठीक है, माइनस y अपॉन y1, और ये 1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -1/2। ये आपकी आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है, पॉइंट P पे। अब जब हमने नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट P पे कैलकुलेट कर ली, इन्होंने बोला था ये जो नॉर्मल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट दिए, तो पहले वाले पॉइंट से पास करवा देते हैं। पहला वाला पॉइंट है -1/3√2, 0, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये नॉर्मल पास कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करवा दो आप। तो यहाँ से जब आप इसको सेटिस्फाई करवाओगे, ठीक है, तो x की जगह रखोगे -1/3√2, तो हो जाएगा 1/2x1, और x की जगह रख दिया मैंने -1/3√2, क्लियर है। और जैसे ही y की जगह 0 रखोगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा इज इक्वल टू -1/2, क्लियर है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो x1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3√2, ठीक है। ये x1 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आप क्या करो कि ये जो पॉइंट P था आपका x1, y1, ये एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा था, तो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो एलिप्स की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो एलिप्स की इक्वेशन में पॉइंट P सेटिस्फाई करवा दो, तो हो जाएगा 2x1² प्लस y1² इज इक्वल टू 1, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन में पॉइंट P को सेटिस्फाई करवाया तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब आपको x1 की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, इस x1 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/3√2, ठीक है, 2 इंटू 1/3√2 का होल स्क्वायर प्लस y1² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो y1 की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, वैसे तो y1 की 2 वैल्यू आएंगी, बट क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो पॉइंट P है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लूंगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3,
क्लियर है। यहाँ देखो y1 स्क्वायर है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y1 की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बट क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y1। ठीक है, तो y1 पता चल गया, x1 पता, y1 पता, यानी कि हमें पॉइंट P पता चल गया। क्लियर है। अब इन्होंने क्या कहा था कि जो आपका आपका नॉर्मल है P पॉइंट पे, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या था 0, बीटा, दूसरा पॉइंट 0, बीटा था। क्लियर है। ओके, तो जब नॉर्मल आपका आ गया है तो ये नॉर्मल की इक्वेशन हमने निकाली थी, ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं x1, y1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो x1, y1 की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे आप क्या करो, इक्वेशन 1 में, यहाँ पे इक्वेशन 1 में सबसे पहले पॉइंट P को यानी x1, y1 को सेटिस्फाई करवा दो। तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये हमने देखो x1, y1 पे ये हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी थी, तो x1, y1 तो अब मेरा आ चुका है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो x/2 इंटू x1, तो 2 इंटू 1/3√2। ठीक है, और माइनस y/y1, y1 कितना है आपका 2√2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और इज इक्वल टू लिखा है आपका -1/2। ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। अब इन्होंने बोला था कि ये जो आपका नॉर्मल है वो 0, बीटा से भी पास कर रहा है, तो 0, बीटा से पास करवा दो। ठीक है, इट पासिस थ्रू 0, बीटा, इट पासिस थ्रू 0, बीटा। तो 0, बीटा से इसको सेटिस्फाई करवा दो। तो x की जगह 0 रखोगे, पहला टर्म पूरा 0 हो गया, फिर y की जगह बीटा रखोगे तो हो जाएगा बीटा अपॉन 2√2, और वो जो नीचे 3 लिखा था ना 2√2/3, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा 3 बीटा अपॉन √2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो फिर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी √2/3, और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, बीटा की वैल्यू पूछी गई थी। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा आप बोल सकते हो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ E1 एंड E2 आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ दिस इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो देखो पहले तो एक इलिप्स दे रखा है आपको, इलिप्स की इक्वेशन है x²/18 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। इसकी एसेंट्रिसिटी E1 दे रखी है, तो इस इलिप्स की इक्वेशन से सबसे पहले मैं a² की वैल्यू लिख लेता हूँ, डेट इज 18, और b² की वैल्यू कितनी है 4। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दो, तो E1² इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस b²/a²। ठीक है, तो b² है आपका 4, तो हो जाएगा 1 माइनस 4/18। ठीक है, तो यहाँ से E1² कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे 18 माइनस 4 कितना होगा 14/18। क्लियर है, और इसको आप अगर कैंसिल करोगे, 2 से कैंसिल होगा, 7/9 आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट लोगे तो E1 की वैल्यू आ जाएगी √7/3। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा में हाइपरबोला दिया है, हाइपरबोला की इक्वेशन है x²/9 माइनस y²/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ a² की वैल्यू कितनी होगी 9, तो b² की वैल्यू कितनी होगी 4। क्लियर है, तो यहाँ से इसकी सेंट्रिसिटी निकालें अगर E2² इज इक्वल टू, तो हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E² इज इक्वल टू 1 प्लस b²/a²। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे हो जाएगा 1 प्लस 4/9। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो 13/9 हो जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा √13/3। ये इसकी सेंट्रिसिटी आ गई E2। अब क्वेश्चन में बोला था कि E1, E2 एक पॉइंट है जो इस दूसरे किसी इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर E1, E2 एक पॉइंट है जो इस गिवन इलिप्स को, ठीक है, एक इलिप्स दिया है 15x² प्लस 3y² इज इक्वल टू के, इस इलिप्स पे एक पॉइंट लाई कर रहा है E1, E2, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें सेटिस्फाई करवा दो तो हो जाएगा 15E1² प्लस 3E2² इज इक्वल टू के। वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 15E1² की वैल्यू कितनी थी 7/9, E1² आ गया 7/9 प्लस 3 इंटू E2² की वैल्यू थी 13/9। ठीक है, इज इक्वल टू के। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली जो के की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 16। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको अप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स
इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 4/√3। माइनर एक्सिस की लेंथ दी है 4/√3, तो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, तो 2b इज इक्वल टू कितना है 4/√3। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। क्लियर है। फिर देखो आगे क्या बोला है, इफ द एलिप्स टचेज द लाइन दिस देन इट्स एसेंट्रिसिटी। तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि एक लाइन दी है, ठीक है, इन्होंने एक लाइन दी है क्वेश्चन में x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, ये आपको लाइन गिवन है। इसको अगर मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखूँ तो हो जाएगा माइनस का x/6 और प्लस का 8/6, ये आ जाएगी इक्वेशन। क्लियर है, ये आपको लाइन गिवन है और आपसे बोला है कि ये जो लाइन है वो एलिप्स को टच कर रही है। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन मान लो, ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन मान लो, लेट इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, तो वो होती है एक्स स्क्वायर, मैं जनरल एलिप्स ले रहा हूँ, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अच्छा, इन्होंने बोला ये जो लाइन है वो इस एलिप्स के लिए टेंजेंट है, तो क्या मैं टेंजेंसी कंडीशन लगा सकता हूँ, टेंजेंसी कंडीशन। तो टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है एलिप्स के लिए, टेंजेंसी कंडीशन होती है आपकी c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। ठीक है, तो वो लाइन की इक्वेशन से, यानी जो टेंजेंट की इक्वेशन दी थी वहाँ से c की वैल्यू कितनी है 8/6, 8/6 का मतलब होता है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² कितना है आपका, वो तो a² ही है। ठीक है, m², m स्लोप होता है, तो स्लोप कितना है यहाँ पे -1/6, तो -1/6 का होल स्क्वायर प्लस b², b की वैल्यू 2/√3 है, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, चलो कर लेते हैं, हो जाएगा 16/9। ठीक है, ये हो जाएगा a²/36 और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो यहाँ से 16/9 माइनस 4/3, ठीक, इज इक्वल टू a²/36। तो एलसीएम लोगे 9 आएगा, इधर 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो ये 12 हो जाएगा, तो 16 माइनस 12 तो हो जाएगा 4/9 इज इक्वल टू a²/36। ठीक है, 9 से 36 कैंसिल, 4, तो यहाँ से a² की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, a² पता, b की वैल्यू पता, हमसे क्या पूछा था इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है e² इज इक्वल टू 1 माइनस b²/a², वैल्यू रख दो, तो e² इज इक्वल टू 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2/√3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4/3 और a² की वैल्यू है 16। क्लियर है, तो यहाँ से e² आ जाएगा आपका 1 माइनस 4 से 16 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/12। ठीक है, एलसीएम वगैरह लोगे और स्क्वायर रूट लोगे तो e की वैल्यू आ जाएगी √11/12। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, √12 को लिख सकते हैं 2√3, है ना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट E1 and E2 be the eccentricities of this ellipse and the hyperbola respectively satisfying E1 E2 is equal to 1। ठीक है, if alpha and beta are the distances between the foci of the ellipse and foci of the hyperbola respectively, then the ordered pair alpha comma beta is equal to। तो सबसे पहले तो देखो एक एलिप्स की इक्वेशन दी है, एलिप्स की इक्वेशन है x²/25 प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हाइपरबोला आपको दे रखा है, हाइपरबोला दे रखा है x²/16 माइनस y²/b² इज इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा, E1 जो है वो एलिप्स की सेंट्रिसिटी है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, E1² इज इक्वल टू 1 माइनस b²/a², कितना 25। ठीक है, ये आ गया, ये तो आपका आ गया E1²। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ E1 कितना होगा, तो E1 हो जाएगा आपका, पहले तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस b², 25 माइनस b² और नीचे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया ना, स्क्वायर था। यहाँ पे देखो हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी E2 दी है, तो E2² इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस b²/a², तो b²/16। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे E2 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे अगर एलसीएम लेने के बाद तो हो जाएगा अंडर रूट में 16 प्लस b²/4। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि E1 इंटू E2 की वैल्यू दी है 1, E1 इंटू E2 1 दिया है। ठीक है, तो अगर E1 इंटू E2 1 दिया है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, इनका स्क्वायर भी 1 ही होगा,
E1 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर भी 1 होगा, वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 25 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका 16 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू, ये आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करना है, बी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली 9 आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है? बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, इसको सिंप्लीफाई करने पे बी आ गया। अब जब बी आ गया, बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, E1 E2 में B1 की वैल्यू रख दो, मतलब बी की वैल्यू रख दो E1 E2 में, तो फिर E1 आपका कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मैं ये जो E1 निकाला था यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह रख दो 9, तो 25 माइनस 9 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो हो जाएगा E1 की वैल्यू आ गई 4/5, ठीक है। और E2 देखो, E2 देखो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह 9 रखोगे, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, तो हो जाएगा 5/4, ठीक है। ये E1 E2 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि अल्फा है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द एलिप्स, ठीक है। एलिप्स की जो फोकाई हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2AE, इसको इन्होंने अल्फा बोला है। तो यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी एलिप्स की उसको मैंने E1 बोला था, तो यहाँ पे E1 लिख दिया। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो एलिप्स की इक्वेशन से देखो ए स्क्वायर यहाँ पे 25 था, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5, तो 2 इंटू 5, और E1 कितना है आपका, E1 की वैल्यू आई है 4/5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 आ गया। उसके बाद इन्होंने बोला डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो फोकस हैं, हाइपरबोला के जो फोकस हैं उनके बीच की डिस्टेंस, तो वो भी वही होती है 2AE, ठीक है। बस यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी है वो E2 यूज़ होगी, और इसको इन्होंने बीटा बोला है। वैल्यू रखो यहाँ पे 2 इंटू ए, तो हाइपरबोला की इक्वेशन से देखो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो ए कितना हो गया 4, E2 कितना है 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये 10 आ गया, ठीक है। तो हमसे अल्फा कॉमा बीटा पूछा था, ऑर्डर्ड पेयर, तो अल्फा की वैल्यू 8 आई है, बीटा की वैल्यू 10 आई है, तो 8, 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, अगेन सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी अ गिवन एलिप्स लेंथ ऑफ हुज लेटस्ट रेक्टम इज 10 इफ इट्स इसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले देखो एलिप्स आपको दिया है, ठीक है। कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है x जो a की वैल्यू है वो b से ग्रेटर देन है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमें गिवन है a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो इन्होंने आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 10, तो 2 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5a। ये एक हमें रिलेशन पता चल गया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5a है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो इसेंट्रिसिटी है इस एलिप्स की वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। एक फंक्शन दिया है आपको, ठीक है, टी का फंक्शन दिया है 5/12, ठीक है, प्लस टी माइनस टी स्क्वायर। इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसेंट्रिसिटी है। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 5 टी इज इक्वल टू, ये 5/12 कांस्टेंट है 0 हो गया, टी का 1 हो गया, 2t का टी स्क्वायर का 2t हो गया, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकाल के डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो t इज इक्वल टू 1/2 पे आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वैसे क्योंकि a की वैल्यू आई है और उन्होंने मैक्सिमम बोला है तो इसी पे मैक्सिमम मिल रहा होगा, अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हो कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमा, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव निकालोगे, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे -2 आ जाएगा, तो नेगेटिव आ गया। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें क्या मिलता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आ रही है, वो चेक करने की वैसे ज़रूरत थी नहीं। तो अब आप क्या करो, t इज इक्वल टू 1/2 पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, तो 5t की, ये जो फंक्शन था t का, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी
फंक्शन में t की जगह 1/2 रख दो, तो 5/12 प्लस 1/2 और माइनस t² है तो 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करोगे, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3। तो यही किसकी वैल्यू हो गई? यही होगी आपकी इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी पता है b² = 5a है। मुझसे पूछा क्या गया था a² + b² की वैल्यू। तो अब क्या करो, एक बार इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दो। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है b² = a² × 1 - e²। ठीक है, वैल्यू रखो। b² की वैल्यू 5 है, ये 5 रख दिया, = a² × 1 - e²। e की वैल्यू 2/3 है, स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/9। ठीक है, एक a से एक a कैंसिल, तो 5 = हो जाएगा a, एलसीएम लोगे 9 में से 4 गया 5/9, 5 से 5 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9। क्लियर है? a की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 9 अगर यहाँ रखोगे b² = 5a में, तो b² कितना आ जाएगा? b² आ जाएगा 9 × 5 45। और हमसे पूछा था a² + b², तो वैल्यू रख दो यहाँ पे। a² की वैल्यू 9, सॉरी a की वैल्यू 9 है तो उसका स्क्वायर हो गया 81 और b² आपका 45। तो ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका 126। ठीक है, ऑप्शन सी। अगेन सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट x = 4 बी अ डायरेक्ट्रिक्स टू एन इलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज 1/2। ठीक है, अच्छा, x = 4 डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है आपको। ठीक है, और वैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती क्या है? तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x = a/e। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वैसे होती है x = मैं पॉजिटिव वाली ले रहा हूँ, वैसे तो दो इक्वेशन होती है ना, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, x = a/e और x = -a/e, तो मैं पॉजिटिव वाली ले रहा हूँ, x = a/e। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में गिवन है x = 4। ठीक है, ये होता है और x = 4 जो है ये आपको गिवन है, किसकी इक्वेशन? डायरेक्ट्रिक्स की। क्लियर है? तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करके मैं बोल सकता हूँ a/e की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। सही है, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है e = 1/2। e की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1/2 रख दूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। क्लियर है? फिर इन्होंने देखो क्या बोला है, इफ 1, β इज अ पॉइंट ऑन दिस इलिप्स देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू इट एट p इज। तो देखो इन्होंने a की वैल्यू हमने निकाल ली, e हमें पता है, तो एक बार इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा के b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो b² होता है a² × 1 - e²। ठीक है, वैल्यू रखो, तो b² a की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 1 - e², e की वैल्यू 1/2 है, उसका स्क्वायर हो गया 1/4। ठीक है, तो यहाँ से b² की वैल्यू आ जाएगी 3। b² की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो फिर इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी बेटा? a पता है, b पता है, तो x² / a², a की वैल्यू 2 है, स्क्वायर हो गया 4, प्लस y² / b², आपका 3 आया। ये इलिप्स की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस इलिप्स पे एक पॉइंट लाई कर रहा है 1, β, यानी कि इट पासिस थ्रू 1, β, इट पासिस थ्रू 1, β। ठीक है, तो 1, β से पास करवा दो, 1, β। तो यहाँ पे 1, β रखोगे तो x की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1/4, और y की जगह रखोगे बीटा तो हो जाएगा β² / 3 = 1। तो β² / 3 = 1/4, उधर जाके माइनस होगा, 1/4 को माइनस करोगे 1 में से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, तो फिर β² की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 9/4। तो वैसे तो यहाँ से बीटा की 2 वैल्यू आएंगी, स्क्वायर रूट लोगे तो बीटा की यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, बट क्वेश्चन में देखो गिवन है, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है बीटा इज पॉजिटिव, ये दे रखा है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि 3/2। क्लियर है? उन्होंने बोला है कि बीटा पॉजिटिव है, दैट्स वाई वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बीटा। तो बीटा आ गया 3/2। अब हमसे बोला था देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इट एट p। तो p पॉइंट पता चल गया, क्योंकि बीटा अननोन था हमारे लिए। तो नाउ पॉइंट p जो हमारा हो गया वो हो गया 1,3/2। तो 1,3/2 पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, 1,3/2 पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1, y1, मतलब किसी जनरल पॉइंट पे इलिप्स के नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, अभी मैंने बताई थी आपको, a स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन x1, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो पॉइंट आपको पता है, यानी x1 y1 पता है और a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू भी पता है। वैल्यू रखो यहाँ पे, a स्क्वायर की जगह 4 रख दो और x अपॉन x1 कितना है 1, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू वाई अपॉन y1 है 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर 4 है, बी स्क्वायर आपका 3 है। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आपका, इसको सिंप्लीफाई, ये 3 से 3 कैंसिल, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आसान था, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 ऑप्शन हो गया बी। क्लियर है बच्चों? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स a एंड b आर √7,0 एंड -√7,0 रेस्पेक्टिवली एंड p इज एनी पॉइंट ऑन द कोनिक दिस, देन pa प्लस pb इज इक्वल टू। सबसे पहले तो देखो ये जो आपको एलिप्स की इक्वेशन दी है 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, 144 से डिवाइड करूँगा, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगी। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है a² की वैल्यू 16 है और b² की वैल्यू 9 है। ठीक है, अच्छा, a² पता, b² पता, इसेंट्रिसिटी निकाल लो, e² इज इक्वल टू होता है 1 माइनस b² अपॉन a²। ठीक है, तो वैल्यू रखोगे 1 माइनस 9 अपॉन 16 तो आ जाएगा आपका 7 अपॉन 16, तो फिर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी √7/4। क्लियर है? तो अगर मैं फोकस की बात करूँ, फोकस होते हैं बेसिकली प्लस माइनस AE,0। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है 4 और इसेंट्रिसिटी जस्ट अभी हमने निकाली है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो प्लस माइनस ए की वैल्यू 4 है, इसेंट्रिसिटी है √7/4, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली जो हमारे फोकस आ गए वो आ गए √7,0 एंड माइनस √7,0। ये दोनों फोकस पता चल गए। ठीक है, और यही हमें पॉइंट गिवन थे। ये देखो, ये आपका ए पॉइंट दिया है, ठीक है, ये ए पॉइंट दिया है और ये आपका बी पॉइंट दिया है। क्लियर है? तो बेसिकली हमको फोकस दे रखे थे इस गिवन एलिप्स के। तो देखो इन्होंने क्या कहा था, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स a एंड b आर √7,0 एंड -√7,0 रेस्पेक्टिवली। तो अब अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, ये तो मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन है। एलिप्स की जब स्टार्टिंग हम लोग करते हैं तो यहीं से करते हैं। ये आपका पहला फोकस हो गया बच्चों ए, ये दूसरा फोकस हो गया आपका बी। फिर इन्होंने बोला एलिप्स के ऊपर कहीं पे भी एक जनरल पॉइंट पी ले लो, तो इन्होंने ये पूछा है PA प्लस PB, ये पूछा है। तो ये तो यार डेफिनेशन होती है एलिप्स की, ठीक है, कि PA प्लस PB की वैल्यू क्या होती है, PA प्लस PB की वैल्यू होती है 2A। क्या ये बात समझ में आ रही है? A क्या है, A का वैल्यू था ये, A² 16 था तो A का वैल्यू था 4, तो 2 × 4 8 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही? मतलब ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड भी नहीं 2 सेकंड का क्वेश्चन था। मतलब अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होता, सपोज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होता तो आपको किसी को एक्सप्लेन थोड़ी ना करना था, आपको तो बस ये पता होना चाहिए PA प्लस PB इज इक्वल टू 2A होता है और A की वैल्यू यहाँ से आपको दिख ही रही थी 4। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बोला है इफ द पॉइंट P ऑन द कर्व, ठीक है, एक पॉइंट है P जो हमें इस कर्व पे लेना है, 4x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 20, विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट Q 0, -4, देन PQ² की वैल्यू पूछिए। तो देखो बहुत आसान है, अगेन एलिप्स दिया है, ठीक है, एलिप्स दिया है आपको 4x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 20 से डिवाइड कर दो इसको, तो हो जाएगा x² अपॉन 5 प्लस ये आपका हो जाएगा y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब हमें इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट मानना है P विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द गिवन पॉइंट Q और फिर उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई पॉइंट मानना हो एलिप्स के ऊपर तो हम कैसे मानते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो लेट अ पॉइंट P, ठीक है, B पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे मानते हैं, A cos थीटा, B sin थीटा। यहाँ पे A की वैल्यू √5 है तो हो जाएगा √5 cos थीटा, B sin थीटा, B की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट मान लिया P। अब P ये मान लिया और Q पॉइंट जो है वो हमें गिवन है,
क्यू पॉइंट गिवन है 0, -4, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो PQ², तो हो जाएगा x - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि √5 cos थीटा -0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 sin थीटा और -+4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको ओपन कर लो, तो ये तो √5 cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो होगा 5 cos स्क्वायर थीटा, सही है। उसके बाद प्लस इसको ओपन करो, 2 sin थीटा का स्क्वायर कितना होगा 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2ab वाले टर्म से हो जाएगा 16 sin थीटा। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब देखो जरा आप क्या कर सकते हो, कि देखो ये 5 cos स्क्वायर थीटा है, तो मैंने 1 cos स्क्वायर थीटा तो अलग किया, ठीक है, और जो 4 cos स्क्वायर थीटा थे ना, वो 4 cos स्क्वायर थीटा, ये 4 sin स्क्वायर थीटा में से 4 कॉमन लिया और ये ब्रैकेट में आ गया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। क्लियर है? और ये आपका लिखा हुआ है 16 + 16 sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो गया, तो ये 4 बचा, 4 और 16 हो गया 20, तो हो गया 20 और प्लस 16 sin थीटा। अब देखो एक साइन का टर्म और एक cos स्क्वायर का टर्म है, तो जब हमें इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी जाए तो हम क्या करते हैं, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो या तो मैं साइन को कॉस में चेंज करूं या कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज करूं, तो कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज करना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस 20 + 16 sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, अगर मैं इसको सही से लिखूं, 20 और 1 हो गया 21, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का 16 sin थीटा है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 16 sin थीटा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, मैंने इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो देखो साइन में क्वाड्रेटिक लिखी है, ये साइन स्क्वायर वाला टर्म हो गया, ये साइन का लीनियर टर्म हो गया, यहाँ कॉन्स्टेंट और आना चाहिए। अब वो कैसे आता है, तो जैसे क्वाड्रेटिक होती है ना, x में क्वाड्रेटिक होती है ax² + bx + c, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होता है यानी जो x वाला टर्म होता है उसके कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, तो -16 का हाफ कितना होगा -8, और -8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 ऐड किया और 64 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो हो जाएगा 21 माइनस, तो ये देखो ये जो 3 टर्म है ये आपका लिखा हुआ है बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर? sin थीटा -8 का होल स्क्वायर, और ये माइनस और ये -64 मिलके हो गया +64। क्लियर है? तो फाइनली अगर मैं बोलूँ कि क्या लिखा हुआ है नीचे, 21 और 64 को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 85, ठीक है, और माइनस ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका sin थीटा -8 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है? तो फाइनली जो PQ² मेरा आया है वो आया है मेरा 85 माइनस sin थीटा -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तुमसे क्या बोला था, तुमसे बोला था कि इस इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट P लेना है जो इस गिवन पॉइंट Q से फारदेस्ट डिस्टेंस पे हो, ठीक है, यानी कि जो PQ के बीच की डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, उनके कहने का मतलब ये है। अब तुम देखो PQ² की वैल्यू लिखी है 85 माइनस और एक नंबर का स्क्वायर लिखा है, मतलब 85 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, समझना बात को, 85 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और मुझे PQ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं तो ये चाहूँगा कि ये जो 85 में से माइनस हो रही है ना क्वांटिटी, वो कम से कम माइनस हो, क्योंकि ये जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है ये जितनी कम से कम होगी उतनी मेरी PQ की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूँ कि मुझे PQ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 85 में से ये माइनस हो रहा है ना, तो ये जो 85 में से क्वांटिटी माइनस हो रही है ये कम से कम होनी चाहिए। भाई अगर आपको किसी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, और उसमें से कुछ अगर आपको माइनस करना है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि उसमें कम से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो, तभी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तुम सोचो ये जो 85 में से माइनस हो रहा है, ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर लगा है, अगर इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर PQ की मैक्सिमम मतलब PQ² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85। भाई मैक्सिमम वैल्यू 85 ही हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। ये जो 85 में से माइनस हो रहा था
जो 85 में से माइनस कर रहे हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अगर मान लो मुझे इस पी क्यू की मैक्सिमम वैल्यू लानी हो तो इस परफेक्ट स्क्वायर को मैं 0 कर दूँ, यही तो हो सकता है। यानी कि पी क्यू की मैक्सिमम वैल्यू 85 हो सकती है, 85 से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकती है। तो हमने सोचा कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसकी वैल्यू जो है वो कम से कम होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। तो हमने कहा कम से कम क्या हो सकती है, तो देखो यार, अब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, साइन थीटा -8 लिखा है, तो साइन थीटा की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ, क्योंकि साइन थीटा में से 8 माइनस हो रहा है, अगर मैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 - 8 -7 होगा, और -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं साइन की वैल्यू मैक्सिमम ना लूँ, सोचो मैंने साइन की वैल्यू मिनिमम ले ली, साइन की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है -1, तो अगर मैं यहाँ साइन की वैल्यू मिनिमम लूँगा तो -1 और -8 क्या हो जाएगा, -9 हो, -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। क्या ये बात क्लियर है? तो ये तो वैल्यू बढ़ गई ना। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ ये जो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है इसकी वैल्यू कम से कम आए। तो इसकी वैल्यू कम से कम तब आएगी जब साइन थीटा की वैल्यू आप मैक्सिमम लोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और वो कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर पी क्यू स्क्वायर टू बी मैक्सिमम, इसको अगर मैक्सिमम होना है, फॉर पी क्यू स्क्वायर टू बी मैक्सिमम, साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। रख दो यहाँ पे 1, तो पी क्यू स्क्वायर की मैक्सिमम जो वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू 1 रखोगे, ये 1 - 8 -7 का स्क्वायर 49, 85 में से 49 माइनस करोगे, 85 में से 49 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 36। सो 36 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स फ्रॉम एनी ऑफ इट्स फोकाई। ठीक है, देखो इनके कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो एक एलिप्स दिया है उसको लिख लो आप, x²/4, ठीक है, प्लस y²/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है a² की वैल्यू 4 है और b² की वैल्यू 2 है, यानी ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाना चाहूँ, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन जाएगा। ये आपका पॉइंट हो गया 2,0, ये पॉइंट हो गया आपका -2,0। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक है, इन्होंने देखो क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स फ्रॉम एनी ऑफ इट्स फोकाई। तो यार देखो ये फोकाई है, इसका ये S हो गया, ये आपका S' हो गया। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब ये बोल रहे हैं कि सपोज अगर मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए एलिप्स के ऊपर, मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट है इस तरीके से। अब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर इस टेंजेंट के ऊपर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी भी फोकाई से, सपोज मैंने इस S से, ये जो पहला वाला फोकस है ऐसा है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लोकस होगा वो किस पॉइंट से पास करेगा, डेट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थ्योरी का पार्ट है कि अगर आप फोकस से, किसी भी फोकस से, ठीक है ना, किसी भी फोकस से अगर आप एलिप्स के ऊपर कोई भी टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका जो लोकस आता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है आपका ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्कल बनता है, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के अगर मैं सर्कल बनाऊं तो उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखना इस तरीके से आपका ये ऑक्सिलरी सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये आपने थ्योरी में मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर फोकस से, ठीक है, अगर फोकस से आप एलिप्स के ऊपर किसी भी टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट का जो लोकस होता है वो क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल।
क्या बात समझ में आ रही है? या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सपोज आपने एलिप्स के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ की और उस टेंजेंट के ऊपर अगर आप किसी भी फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला था ना कि भाई जो लोकस होगा, लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स फ्रॉम एनी ऑफ इट्स फोकाई, वो ऑक्सिलरी सर्कल होता है। और ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? एलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के बनाया हुआ सर्कल जो होता है उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लोकस क्या होगा, तो लोकस होगा, लोकस विल बी ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये तो थ्योरी का पार्ट है, सबको पता होना चाहिए। तो इसका एलिप्स का सेंटर 0 0 है तो ऑक्सिलरी सर्कल का भी सेंटर 0 0 होता है, ठीक है। और ये जो मेजर एक्सिस होती है वो सर्कल के लिए डायमीटर का काम करती है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, तो 2a की लेंथ यहाँ पे कितनी है? 4, ठीक है। 2a की लेंथ 4 है तो ये इसका डायमीटर हो गया। सर्कल का डायमीटर कितना हो गया? 2a यानी कि 4, तो रेडियस कितनी हो गई? 2। तो फिर इक्वेशन हो जाएगी आपकी, सेंटर तो 0 0 है, रेडियस हो गई 2, सेंटर 0 0, रेडियस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? 2 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ये हो गया ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन। अब आप इसमें ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं एक एक करके सेटिस्फाई करवा के देख लो। बात समझ में आ रही है? ये एलिप्स की प्रॉपर्टी है। अब तुम सोचो इतनी सिंपल प्रॉपर्टी पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी में ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस मैंने कर रखी हैं आपसे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अगर ध्यान है तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सीधे ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन लिखी। अब देख लो कौन सा पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आप इसमें पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देखोगे तो ये जो -1,√3 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दिस विल सेटिस्फाई दिस ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगेन बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द नॉर्मल एट एंड ऑफ अ लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स passes through an extremity of the minor axis, then the eccentricity of the ellipse satisfy। देखो इन्होंने क्या कहा कि एक एलिप्स है, तो बोला तो नहीं है कौन सा एलिप्स है, तो हम स्टैंडर्ड एलिप्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि एलिप्स के ऊपर जो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है, ठीक है, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, और वो जो नॉर्मल है वो वन ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमने लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट मान लिया, ठीक है। वैसे तो देखो अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बनाना चाहूँ, मतलब एक्सप्लेन करना चाहूँ इस तरीके से, ये आपका एलिप्स हो गया, ठीक है, ये आपका एलिप्स हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। लेटस रेक्टम आपको पता ही है, ठीक है, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू, मतलब कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है, ये लेटस रेक्टम हो गया। तो इसके किसी भी एंड पॉइंट पे, ठीक है ना, लेटस रेक्टम के किसी भी एंड पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब इन्होंने बोला है कि इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ आप करोगे, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया, इस लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होते हैं? लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट होता है ए ई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये होते हैं लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ वाला होगा तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। इन्होंने बोला इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो माइनर एक्सिस की किसी एक्सट्रीमिटी से पास करेगा, तो हमने इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, हमने इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया और वो मान लो इस माइनर एक्सिस से पास कर रहा है, किससे? इससे, 0, -b से। क्लियर है? ये आपका नॉर्मल है, किसके ऊपर? पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है, पॉइंट पी के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो पॉइंट पी के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो, दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अरे यार क्या हो जाता है, दोबारा से लिख लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट पी ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो नॉर्मल की इक्वेशन होती क्या है वैसे? किसी जनरल पॉइंट x1 y1 पे, एक बार वो मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन x1
माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स वन कितना है ए माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन वाई वन है बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, तो बचा क्या, एक ये ए से ए कैंसिल हो गया तो बचा ए अपॉन ई इंटू एक्स माइनस ये ए ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन आ गई किस पे, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे। अब ये कहाँ से पास कर रही है, इट पासिस थ्रू 0 माइनस बी, इट पासिस थ्रू 0 माइनस बी, इट पासिस थ्रू 0 माइनस बी। तो सेटिस्फाई करवा दो 0 माइनस बी से। ठीक है, 0 माइनस बी से सेटिस्फाई करवा दो इसको। तो यहाँ x की जगह 0 रखोगे, ये 0 हो गया, माइनस a इंटू वाई की जगह क्या रखोगे आप, y की जगह रखोगे आप माइनस b, तो होगा माइनस बी इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए बी इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, तो यहाँ से ये आपका ए बी है और आपको इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सही है, तो तुम देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर को इधर भेज दो, बी स्क्वायर को इधर भेज दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सही है यहाँ तक, तो यहाँ से आपका देखो एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू आ गया a इंटू ई स्क्वायर। सही है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि a को अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं तो b अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई, b अपॉन ए की वैल्यू आ गई ई स्क्वायर। क्लियर है, ये एक हमें रिलेशन पता चल गया। ठीक है यहाँ तक, अच्छा, एक तो ये रिलेशन पता चल गया b अपॉन ए इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ऐसे भी हम याद करते हैं ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन ए को ई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो हो जाएगा ई की पावर 4। सही है, तो ई की पावर 4 इधर आएगा तो आ जाएगा ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप देखोगे ये भी नोट्स में करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, हमने लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखी और इसको 0 माइनस बी से पास करवा दिया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।